जल ऐश्वर्या अनमोल मीना शान्या रविंद्र नीता अभिमन्यु विजेंद्र देवमित्रा पूजा हर्षित आदित्य वंदना विदुषी प्रीति मोहित। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा विषय है साउथ इंडिया में डायनेस्टी के पांड्य वंश। अलका ज्योति अर्चना। पांड्य डायनेस्टी। मुनमुन अनीता। टाइमिंग यही होती है हमारी 6 बजे और 9 बजे। हेलो सीमा। पांड्य वंश के इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मिडिवल नेक्स्ट मंथ। पांड्य देश का सबसे पुराना उल्लेख मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी। और कावेरी नदी के दक्षिण में ताम्रपर्णी और वैगाई नदी की घाटियों के बीच। तिरुनेलवेली मदुरै रामनाथ डिस्ट्रिक्ट दक्षिण त्रावणकोर, ये पांड्य राज्य स्थित है। एरियन कहता है कि ये मात्र सत्तात्मक था ये राज्य, मैट्रियार्की थी। और कहता है एरियन खासकर कि यहां पर हेराक्लीस की पुत्री का शासन था। उस पुत्री का नाम था पंडे। लेकिन पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी को माना जाता है कोल्ची को। कोल्ची ताम्रपर्णी नदी के किनारे स्थित थी और ये मोतियों के लिए विख्यात। कोल्ची के बाद में राजधानी स्थानांतरित हुई पांड्यों की और मदुरा या मदुरै राजधानी बनी। ये वैगाई नदी के किनारे स्थित है मदुरै। मदुरा सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध नगर है और व्यापक मंदिरों का निर्माण मथुरा में किया गया। ये मदुरै शहर है, मीनाक्षी टेम्पल मदुरै शहर का। तो मदुरै में बहुमूल्य मोतियों का उत्पादन होता था और उत्तम कोटि का वस्त्र, ये दोनों उत्पादित होते थे। पांड्य शासन के बारे में जो प्राथमिक जानकारी मिलती है वो पाणिनि के द्वारा मिलती है। वेंगई नदी ये है जिसके तट पर स्थित है। आरसी मजूमदार इसके बारे में बड़ा डिटेल में बताते हैं कि ये दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर के कोरके के बीच का भूभाग। हाँ, अष्टाध्यायी। इस मैप में हम देख सकते हैं ये मदुरै है, ये वेंगई है, कावेरी, तंजावुर, शेर शासन यहाँ कांचीपुरम,
दूसरे कमेंट्स ना करो, सिलेबस से संबंधित कमेंट करो, ये सब पढ़ना पड़ता है क्या क्या लिखते हो। ये अनमोल तुम क्लास में ज्यादा ही कुछ इधर उधर की बातें करती हो। तो कौन कौन से पांड्य राजा हैं उनके संदर्भ में बात कर लेते हैं। और उनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। ये है पुर्तगाली लैंग्वेज। हेलो सपना सुशील। पांड्य शासकों के सिक्के श्रीलंका में पहली सेंचुरी में पाए गए हैं। इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे हाथी बना हुआ है और ये टेम्पल बने हुए हैं। ये उनका फ्लैग है, मछली। पांड्यों के बारे में प्राथमिक सूचना देने वाला ग्रंथ है संगम साहित्य। संगम साहित्य में पहले जिस पांड्य शासक का उल्लेख मिलता है उसका नाम है नेंडियोम। लेकिन ये मैथोलॉजिकल मालूम पड़ता है। हालांकि इसके बारे में ताम्रपत्र मिले। एक ताम्रपत्र मिला है बेल बिकुडी से और दूसरा मिला निन्न पन्नूर से। संगम साहित्य में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसने सबसे पहले समुद्र पूजा शुरू की। और यह भी लिखा है कि पहरुली नदी को इसने खुदवाया। नदी बनवाया। मैथोलॉजिकल यानी जो मिथक में लिखा हुआ है, मिथक यानी जो लोकोक्तियों में है, लोकगीतों में, लोक कहानियों में। दूसरा शासक मिलता है पलसाले। मुदुकुडुभी, पलसाले मुदुकुडुभी। इसको पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जा सकता है। इसके बारे में भी हमको महत्वपूर्ण सूचना मिलती है वेल बिकुड़ी दानपत्र से। इसने उपाधि धारण की महेश्वर। यज्ञ किया, कवियों को आश्रय दिया। हाँ, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तीसरा है नेग्डेजेलियन। हेलो मिताली। दो 210 ईस्वी में और इसको उपाधि दी गई थी अर्यपटैकदंड। इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तर भारत का एक आर्य जिसने दक्षिण में विजय प्राप्त की। ये वो नेंडुजेलियन नहीं है, एक और नेंडुजेलियन है जो इससे भी प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय प्राप्त किया इसने और तलैयालंगानम का युद्ध जीता चेरों के विरुद्ध।
इस विजय के कारण इसको कहा गया तलेयालंगानम तुच्चेरुवेन। कवि था ये। और आपने नाना प्रकार के कुछ कवियों के नाम सुने होंगे, जैसे नक्कीरर, संगमकालीन, प्रहलाद नार, भांगूदी मर्दन, ये सब इसी के समकालीन थे। अब नक्कीरर की एक कृति के बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। कौन सी कृति है नक्कीरर की? जो पांड्य शासकीय की प्रशस्तियां हैं, पत्तुपात, पर्यप्त डैकदंड, नेंडोजेलियन के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि इसने रोमन सम्राट के दरबार में अपना दूत मंडल भेजा था। दो तमिल ब्राह्मी अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनके, नेंडोजेलियन के, मंगुलम से। इसमें लिखा हुआ है मंगुलम अभिलेख में कि इसने किसी जैन मुनि को गुफा बनवा करके दान में दिया। शिल्पाधिकारम सुना होगा आप लोगों ने। शिल्पाधिकारम भी इसी के काल में लिखा गया। कन्नगी के निर्दोष पति का नाम कोवलन था। कोवलन को इसी ने मृत्युदंड दिया था। नेंडोजेलियन के बाद अगले शासक आते हैं वेरिवर सेलिय कोरकै। इन्होंने सती कंडगी के सम्मान में विशेष उत्सव का आयोजन किया और इनकी उपाधि थी नवभंग। नवभंग इसके बारे में भी पत्तुपात में लिखा हुआ है। इसके बाद कुछ नॉन सिग्निफिकेंट बहुत सारे शासक आए और कहा जाता है कि पांड्य वंश को कलभ्रों ने बंदी बना लिया। दक्कन में अशांति उत्पन्न कर दी। तो इनको रिप्लेस किया कलभ्रों में। ये वो गुफा मंदिर है जिसको पांड्यों ने निर्मित किया था। जैनियों को दान में देने के लिए बसा दी। एक पहाड़ को काट करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। और ये मंगुलम अभिलेख है, तमिल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। मंगुलम से तो तमिल ब्राह्मी अभिलेख में नेंडोजेलियन के द्वारा जैन मुनि को गुफा आश्रम दान देने का वर्णन मिलता है। तो ये तो था संगम काल के चरण। संगम काल के बाद के भी दो चरण आते हैं। पहला पांड्य साम्राज्य स्थापित किया गया 6वीं शताब्दी में और दूसरा पांड्य साम्राज्य स्थापित किया गया 13वीं सदी में।
अब इनका इतिहास क्या रहा है? छठी शताब्दी में इसको स्थापित किया कंडुगोन नाम के व्यक्ति ने। इनका पूरा का पूरा वंशावली ये है। फर्स्ट का संगम काल है। संगम काल तो बड़ा बेग सा टाइम है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री सदी ईस्वी तक। कंडगोन, अवनि, चूला, मणिचेलियन, चंदन, अरिकेसरी, रणधीर, प्रांकुश, परंतक, इरंटाम, इराच्यमन, वटगुणन, श्री वल्लभ, वरगुण, वरगुण, प्रांतक, पांडे, मारवर्मन, राजसिंह, रति, मुनाग्र, इराच, चिम्मन, वीर पांडे, अमरभुजंग, श्री वल्लभ पांडे, वीर केसरी, स्टावर्मन, श्री वल्लभ, स्टावर्मन, विक्रम, पराक्रम पांडे, स्टावर्मन, पराक्रम, प्रांतक पांडे, मारवर्मन, श्री वल्लभ, स्टावर्मन, कुलशेखर पांडे, स्टावर्मन, वीर पांडे, विक्रम पांडे, मूतलाम, जटावर्मन, कुलशेखर, पराक्रम पांडे, द्वितीय, मारवर्मन, सुंदर पांडे, रिंगटाम, जटावर्मन, कुलशेखर, मारवर्मन, सुंदर पांडे, द्वितीय, मूतलाम, जटावर्मन, सुंदर पांडे, रिंगटाम, जटावर्मन, वीर पांडे, मारवर्मन, कुलशेखर पांडे प्रथम, मारवर्मन, विक्रम पांडे, रंटाम, जटावर्मन, सुंदर पांडे, जटावर्मन, पराक्रम पांडे, मूनराम, जटावर्मन, कुलशेखर पांडे, लखन, पेरुमाल, पराक्रम पांडे, कुलशेखर देव, जटावर्मन, श्री वल्लभ पांडे, पराक्रम, कुलशेखर, वेल, वेली, मारन, जटावर्मन, अतिवीर राम पांडे, वसंत पांडे। इसको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, लेकिन इतने लोग हुए ये तो बताना पड़ेगा। किसी को मंत्र लग रहा है, किसी को गाली लग रहा है। गब्बर सिंह, तो इन सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे। सबके बारे में पढ़ने का मतलब ये है कि अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त जीवन को व्यर्थ करना। अब क्या करें, थीसिस ये लोग बना के गए हैं, तो मेरी क्या गलती है सन के साथ। तो 6वीं शताब्दी में इनके नेतृत्व में शुरू हुआ मामला, कंडुगोन के नेतृत्व में। तो पहले हमने देखा कि कलभ्र नाम की जाति ने इनको पराजित किया था, इन्होंने कलभ्रों को उखाड़ फेंका। इस तरह से पांड्य साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन 590 ईस्वी से लेकर के 620 ईस्वी तक के इनके शासनकाल के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं। कलभ्रों को उखाड़ फेंका, ऐसा इनका एक अभिलेख में मिलता है, वेलविकुडी अभिलेख। वेलविकुडी एक कुड़ी जिसका नाम मोहम्मद गुम है। ये है वेलविकुडी। तेरहवीं शताब्दी कैसे हुआ? क्या बात करती हो, शिक्षक मैं मुझे शिक्षा देती हो। अच्छा नहीं था, उसको क्या समझ में आता होगा? क्या नाम है आपकी बेटी का? वाह, सीता माता का नाम है। तो अच्छा, वेरी गुड। तो बस इनके बारे में यही पता। इसके बाद आते हैं मारवर्मन अवनि शूलमणि। कंडुगोन के बेटे हैं और इनका टाइम पीरियड है 620 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक।
इनके भी बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या इन्होंने किया। फिर आते हैं जयंती वर्मन, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर आते हैं अरिकेसरी मारवर्मन, इन्होंने कुछ किया। क्या किया? इनके बारे में भी वेलविकुडी अभिलेख से ही पता चलता है कि चेरों को इन्होंने नाना प्रकार के युद्धों में हराया। कई जगह लड़े, जैसे पाली युद्ध, नेलवेली युद्ध, सेन्नेलम युद्ध। लेकिन ये कौन कौन सी जगह है इसका किसी को पता ही नहीं है, बस वेलविकुडी में लिखा हुआ है।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अनअकैडमी के इस क्लास में इन्होंने सती कर्णगी के सम्मान में विशेष उत्सव का आयोजन किया और इनकी उपाधि थी नवभरण। शुरुआत में इसका श्रीलंका को भी जीत लिया, ये सब पता चलता है। श्रीलंका का राजा पराजित होकर के मलाया भाग गया। बाद में श्रीलंका के राजा ने जब इसका प्रतिकार लिया। अब अगले शासक आते हैं परांतक वीर नारायण। वर्गुण का छोटा भाई है ये, लेकिन इसके बारे में जिस लेख से पता चलता है वो दलवापुरम अभिलेख। एक तरह से पल्लवों का अधीनस्थ शासक ये हो गया था। ये जो बीच का इलाका है ये कोंगो है। नीलकंठ। फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट, आइडिया और टर्म की क्लास बाकी किसी को मिली थी? अनमोल तुमको कहाँ मिली थी? मैंने जब आपको पढ़ाया ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी? अब प्रश्न उठता है कि मैं जब सारी चीजें पढ़ाया रहा हूं तो वो क्यों नहीं पढ़ाया? वर्गुण प्रथम, वो इसलिए नहीं पढ़ाया कि जब पूरा इतिहास पढ़ लोगे उसमें वो इंक्लूडेड है, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वर्गुण प्रथम का एक और नाम मिलता है जटिल प्रांतक। जटिल प्रांतक वेलविकुडी अभिलेख में इसका भी विवरण है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कोंगो पर इसने अधिकार कर लिया, कोंगो प्रदेश। नीलकंठ शास्त्री ने यह कहा है कि इसने कोंगो पर अधिकार कर लिया। यह नीलकंठ शास्त्री। तो पांड्य राज्य को सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने वाला यही है। इसकी उपाधि थी गणित वत्सल। रिफ्रेश तो कर दिया। ये जो बीच का इलाका है ये कोंगो है।
यहाँ पे है कोंगू। तंजावुर, मदुरै, करूर, नागपट्टनम, कांचीपुरम, इस पूरे इलाके को चोला मंडलम कहते हैं। राजराजपंडी मंडलम ये है। वल्वानाडु ये है। चेर, तलक्कड़, कोल्लम, महोदयपुरम, मदुरई, अब अगले शासक हैं श्रीमार श्री वल्लभ। वर्गुण के बेटे हैं ये। 815 से 62। इनके दो अभिलेख मिलते हैं, दलवयपुरम और ध्रुवत सिब्रमरक अभिलेख। महावंश से भी इनके बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? ये सारे इलाके जीत लिए, श्रीलंका को भी जीत लिया, ये सब पता चलता है। श्रीलंका का राजा पराजित होकर के मलाया भाग गया। बाद में श्रीलंका के राजा ने जब इसका प्रतिकार लिया तो हारने की स्थिति में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर लिया। श्रीलंका का राजा जब वापस लौटा तो इनके बेटे वर्गुण द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और श्रीलंका लौट गया। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रीमार को श्रीलंका के राजा ने मार डाला, लेकिन पांड्य शासन को अक्षुण्ण बनाए रखा। चिदम्बरम में नटराज टेम्पल पांडवों द्वारा बनाया गया है। मंडे को करना। इसके बाद आते हैं वर्गुण द्वितीय। वर्गुण द्वितीय को श्रीलंका के राजा ने गद्दी पर बिठाया था और पल्लव शासक भी इसके विरुद्ध थे। एक तरह से पल्लवों का अधीनस्थ शासक ये हो गया था। पहला युद्ध शुरुआत में इसका हुआ चोल नरेश विजयालय से, जो कि संस्थापक थे चोलों के। मणिकवचकर वर्गुण द्वितीय के ये मंत्री थे और नैनार थे। मणिकवचकर तो इनके शासनकाल में हम देखते हैं कि विजयालय ने तंजौर पर ही अधिकार कर लिया। तो वर्गुण और पल्लव नृपतुंग, इन दोनों ने विजयालय पर अटैक किया।
और 880 ईस्वी के पास वर्गुण हार गया। फिर वर्गुण के छोटे भाई वीर नारायण ने इसको गद्दी से हटा करके अधिकार कर लिया। हाँ जी, परमिशन है। अब अगले शासक आते हैं वीर परांतक वीर नारायण। वर्गुण का छोटा भाई है ये, लेकिन इसके बारे में जिस लेख से पता चलता है वो दलवयपुरम अभिलेख। तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। सर ऐसे मंदिर तो बहुत है मदुरई में, तो सबका नाम नटराज टेम्पल ही है क्या? ये कोई प्रश्न है? ऐसे मंदिर जहां जहां होंगे सबका नाम नटराज होगा, तो कॉमन सेंस की बात कि नहीं होगा। इसका जवाब क्या मैं बताऊं? प्रांतक के बेटे हैं मारवर्मन राज सिंह द्वितीय। दिखने में भले ही एक जैसे हों, लेकिन उसमें भिन्नता जरूर है। गोपुरम लगभग सबका एक जैसा ही होता है। ये वीर नारायण का पुत्र है। चोलों ने इसको पराजित कर दिया और मथुरा पर अधिकार कर दिया, जो उनकी राजधानी थी। तो इन्होंने श्रीलंका के राजा वास्प से सहायता ली, वास्प पिंचम से, और दोनों ने मिलकर चोलों के विरुद्ध अभियान किया। लेकिन एक अभिलेख है, उदयनदिरम लेख, इस लेख से पता चलता है कि मारवर्मन राज सिंह की सेना नष्ट हो गई और ये युद्ध भूमि से भाग गया। इसके अंतिम दिनों के संदर्भ में कुछ भी ज्ञात नहीं है। ये नलियप्पर मंदिर है, पांड्यों के द्वारा ही बनाया गया। नलियप्पर मंदिर का गोपुरम।
सर क्या ये कलर शुरू से ही है या इसे कलर किया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर ग्रेट। इसमें जो ये वाला है ना, ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला किया जाता है, ये रेड वाला शुरू से है। ये जो रेड ने ईंटे का कलर है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा यूजीसी में तो लिख देना ऑल, ये जरूर पूछेगा। सर कृपया बोलिए ना, पक्का कभी बकवास नहीं करूंगी। क्या बता दूं? साउथ के मंदिरों में अकल्पनीय और अद्भुत वास्तुकला के प्रस्तुत किया गया है। बुर्ज खलीफा इमारत का आर्किटेक्चर इन दक्षिण के मंदिरों के भव्यता को प्रत्यक्ष शर्मा जाए एक बार। तो इसके बारे में तो आप लोग के बड़े अच्छे से ख्याल निकले, इसके बारे में बताया, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें तो कलर भी नहीं है। तो ये दूसरी पीढ़ी पांड्यों की हो गई, 3 पीढ़ियां थी। अब तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। पूछा तीसरी पीढ़ी में इस पांड्य साम्राज्य का संस्थापक है विक्रम पांड्य। लेकिन विक्रम पांड्य ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। मारवर्मन सुंदर पांड्य को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसका टाइम पीरियड है 1216 से 38 ईस्वी। अब पांड्यों के प्रमुख शत्रु हैं चोल। तो कई चोल शासकों को इन्होंने पराजित किया, जैसे कोलोत्तिंग तृतीय, राजराज तृतीय, और इसके बहुत बड़े बड़े शिलालेख मिले, लंबी लंबी प्रस्तावनाएं। एक शिलालेख इसका है तिरुपरंकुरम लेख। इससे पता चलता है कि इसने तंजौर और उरैयूर इन दोनों नगरों को आग लगा दी और चोलों की राजधानी में अपना राज्याभिषेक करवाया। लेकिन सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हैं पांड्य वंश के जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम। जो विषय पढ़ा रहा हूं उस विषय से संबंधित पूछो। यूपीएससी तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना। चोल, चेर, होयसल, इन सब पर इसने विजय प्राप्त की। काकतीय, और इसने कांची को पांड्यों की दूसरी राजधानी बना दिया। श्रीरंग मंदिर और चिदंबरम मंदिर ये दोनों इसी के द्वारा बनाए गए हैं।
ये चिदम्बरम का मंदिर नटराज। और यहां पर इसके द्वारा एक तुलाभार दान दिया गया। क्या लिखा है नटराज टेम्पल चिदम्बरम? आठवीं शताब्दी में जैनियों के लिए ये निर्माण किया गया था। गोपुरम होता है मंदिर का मेन गेट। तो जटावर्मन सुंदर पांडे को अभिलेखों में कहा गया है समस्त जगत आधार। और हेमच्छादन राज, क्योंकि इसने मंदिरों की बड़ी सजावट की। अगले शासक आते हैं मारवर्मन कुलशेखर। बारह सौ 1968 से 1310। होयसल शासक रामनाथ, चोल शासक राजेंद्र तृतीय, इनको पराजित किया। इसी के काल में मार्को पोलो, वेनिस का यात्री, 1293 में पांड्य राज्य का यात्रा किया। और ये मार्को पोलो कहता है कि उत्तम कोटि के मोतियों के लिए पांड्य राज्य प्रसिद्ध है। एक नगर की भी बात करता है, कायल नगर, जो ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण है। बताता है कि राज्य की ओर से विदेशी व्यापारियों तथा यात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मारवर्मन कुलशेखर ने श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु तृतीय को हराया। और इसका विरुद्ध था अनेक वीर। पूरी धरती का सिर्फ एकमात्र वीर। इनके दो कपूत निकले, पूत सपूत तो के धन संचय, पूत कपूत तो के धन संचय। एक थे वीर पांडे, दूसरे थे सुंदर पांडे। ये दोनों गद्दी के लिए लड़ पड़े। वीर पांड्य कहता था कि तो मैं खुद ही वीर हूं, मैं सक्षम हूं। सुंदर कहता था तो मैं तो वीर नहीं, मैं तो सुंदर हूं, मुझे तो सहायता चाहिए। तो सुंदर ने पता किया अलाउद्दीन खिलजी को और अलाउद्दीन से सहायता मांगी। अलाउद्दीन खुद तो नहीं आया, मलिक काफूर को भेज दिया और काफूर ने मदिरा को नष्ट कर दिया। और न वीर को मिला न सुंदर को मिला, अलाउद्दीन खिलजी को मिल गया। खिलजी वंश का अधिकार हो गया। इस तरह से पांड्य वंश का पतन हो गया। लेकिन इन्होंने एक सुदृढ़ संस्कृति का निर्माण किया था, निस्संदेह। ये मदुरै है जिसको नष्ट किया उसने। जो पल्लव और चोल प्रशासन के अंतर्गत व्यवस्था थी, लगभग वैसा ही इनका भी था। जटिल प्रांतक के टाइम में मगध से ब्राह्मण आए पांड्य राज्य में।
मगध यानी वर्तमान बिहार। और उत्तर भारतीय ब्राह्मणों ने जटिल परांतक के टाइम में अपनी एक बस्ती बसाई। उस गांव को कहते हैं शब्दावली। ये शब्दावली बस्ती उत्तर और दक्षिण भारत के परस्पर संबंधों का द्योतक। वर्गुण पांडे का नाम मैंने अभी लिया थोड़ी देर पहले। वर्गुण का एक अभिलेख मिलता है 800 ईस्वी का मानव। ये जो मानूर अभिलेख है ये उसी प्रकार है जैसा उत्तर मेरूर का अभिलेख था। उत्तर मेरूर में स्वशासन का जो मॉडल दिया गया है वही मॉडल मानूर अभिलेख में भी दिया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। इसके लगभग 100 साल बाद उत्तर मेरूर की स्थापना हुई, लेकिन ये 100 साल पहले ही था। पांड्य राज्य में स्थापित प्रसिद्ध जैन केंद्र था कुरुंदन। पांड्य राज्य में एक प्रसिद्ध जैन बौद्ध विद्वान जो 720 ईस्वी में चीन गए थे, मलयागिरी से चीन जाने वाले बौद्ध विद्वान का नाम था वज्रबोधि। ये पांड्य देश के ही निवासी थे। ये पांड्यकालीन भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। एक नैनार संत जिनके बारे में मैंने पीछे भी बात किया था, ये तुमड़िक के वाचकर हैं। एक दूसरे नैनार संत थे जिनका नाम था तिरुज्ञान संबंदर। इन्होंने पांड्य शासक अरिकेसरी प्रांशुक को भीषण रोग से मुक्त किया था। तो वो पहले तो जैन था, लेकिन इस भीषण रोग से मुक्त होने के कारण वो शैव मतावलंबी हो गया। नहीं, बोधि धर्म अलग है, दोनों एक नहीं। ये पांड्यों का वो सिक्का है जिसमें मछली की आकृति आप देख सकते हैं। क्योंकि मछली इनका राजकीय चिन्ह भी था। कुछ विशेष है कि दक्षिण भारत में राज्यों में स्त्रियों को, रानियों को राजकाज करने में बड़ी एक्टिव पाते हैं। इक्ष्वाकु, पल्लव, गंग, चोल, चालुक्य सब में। पांड्यों में भी ये प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। यूपी में, हाँ, यूपी के स्टेट एम्बलम में मछली तो है, लेकिन वो अलग तरीके की है, इस तरीके की नहीं है। तो ये था कंप्लीट एपिसोड पांड्यों का। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकता है।
नहीं, अब जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। शाम की क्लास में हम कदंब डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, पीडीएफ पर डेट एंड लेसन नंबर लिखवा दीजिए, मतलब क्या है? लेसन नंबर जैसी चीज नहीं होती, ये तो हम टॉपिक पढ़ाते हैं ना। हाँ काजल, कौन सा सवाल है तुम्हारा? किस सवाल की बात कर रही है? ऊपर वाला मैंने पढ़ा नहीं। दूसरा मंदिर था श्रीरंगम का मंदिर, श्रीरंगम। देखो, मित्र राजवंश तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। और ये क्षेत्रीय राजवंश है मित्रवंश, जो इलाहाबाद के आसपास, कौशाम्बी के आसपास ही केंद्रित था। इसके शासकों के नाम में मित्र लगा रहता है। कितने राजा थे इस वंश में इसका पता तो है नहीं, लेकिन धनभूति जो भरहुत के शिलालेख में जिनका नाम मिलता है, ऐसा अनुमान है कि वो मित्र वंश से संबंधित थे। तो बैल इनके सिक्कों में मिलते हैं, और उज्जैन को अपने प्रतीक के रूप में ये शामिल करते थे सिक्कों में। बाद में समुद्रगुप्त ने कब्जा कर लिया और मित्र राजवंश समाप्त हो गया। पांड्य राज्य को समाप्त करने में अलाउद्दीन खिलजी का हाथ। सवाल पूछो रेज हैंड करके, मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हारा सवाल। हाँ, पीडीएफ का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए। पांड्य राजा जैन धर्म को भी मानते थे, कुछ कुछ राजा मानते थे, बौद्धों को भी मानते थे, हिंदू धर्म को भी मानते थे, तीनों धर्मों को मानते थे। बिना कोचिंग के बड़ा मुश्किल है, अनअकैडमी से ले लो सब्सक्रिप्शन, बिना कोचिंग के नहीं संभव है, क्योंकि यूपीएससी 1 साल तक चलने वाला एग्जाम है। यूजीसी नेट जो 1 दिन में होता है उसके लिए आप कोचिंग कर रहे हो, जो 1 वर्ष से चलेगा उसके लिए और भी जरूरी है। वर्गुण प्रथम का है मनोर अभिलेख। यूपीएससी तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं।
प्री में ऑब्जेक्टिव है, मेंस में सब्जेक्टिव है। चलिए इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं, मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, कदंब डायनेस्टी। नहीं पूजा, वो कल 12 बजे क्लास नहीं हुई, कल रात को 9 बजे होगी यूट्यूब क्लास। पेपर 1 के एमसीक्यूज करवाएंगे फरवरी में, ठीक है। तो मिलते हैं, इस सत्र को विराम देते हैं, मिलते हैं 9 बजे। सभी को बाय। हाँ लॉन्च तो कर दिया है 12 जनवरी वाला। गुड